आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीएस पेपर 2 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई भारत, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। भारत को एक यूनिफायर बनना होगा, अखंड इंडियन ओशन। कुछ ऐसा ही लग रहा है दोस्त। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे समाधान बैच की। समाधान बैच जो कि प्री का हमारा पूरा एक क्रैश कोर्स प्लस मेंटोरशिप प्रोग्राम है। 3 फेजेस में हम क्लासेस करवा रहे हैं। 1-to-1 मेंटोरशिप है। मेंटोरशिप बहुत महंगे आते हैं, हम सिर्फ 1000 रुपये का ले के आए हैं हमारे स्टार फैकल्टीज के साथ, जिन्होंने इस पर सिलेक्शंस दिए हैं। साथ ही साथ इसमें आपको CSAT और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, वो भी बायलिंगुअल होगी टेस्ट सीरीज, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो दोस्त बात इतनी सी है कि KM पनिकर हैं, बहुत ज़बरदस्त इंडियन डिप्लोमेट, इनका नाम आपने सुना होगा, हिस्टोरियन, स्ट्रैटेजिक थिंकर। उन्होंने 1945 में एक एस्से लिखा था। उन्होंने उसमें यह बताया था कि देखिए, दूसरे देशों के लिए इंडियन ओशन सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट ओशनिक एरिया है, लेकिन भारत के लिए भाई इंडियन ओशन, एक ओशन का नाम इंडिया पे पड़ा है। क्यों? क्योंकि यूरोपियंस क्या करते थे भाई, इंडिया को ढूंढो, किसी भी तरीके से इंडिया को ढूंढो। यूरोप में एक होड़ सी लग गई थी उस समय। यूरोपियन ने बहुत सारी कंपनीज बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत को ही ढूंढने के लिए, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था। तो इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशन, वो ओशन जो इंडिया की तरफ लेके जाता है। तो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 3rd लार्जेस्ट है। अगर हम 5 ओशंस की बात करते हैं पूरी दुनिया में, तो ये 3rd लार्जेस्ट है। पूरे धरती का 20% सरफेस एरिया वाटर इसके पास है, ठीक है। और भारत की बात करें तो तीनों तरफ से भारत समुद्र से घिरा है। इसीलिए भारत सबसे शानदार देश है, क्योंकि तीनों तरफ से समुद्र, यानी कि ट्रेड बहुत ही बढ़िया है ना। हाल ही में दोस्तों मैं सोमनाथ गया था, कमाल, धमाल, मालामाल। तो इधर नीचे अंडमान सी है, वेस्ट में चले जाएंगे तो आपको अरेबियन सी मिल जाएगा, ईस्ट में चले जाएंगे आपको बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा, थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको लक्षद्वीप सी मिल जाएगा। ये है ढेरों आइलैंड, श्रीलंका, मेडागास्कर, मालदीव, सीशेल्स, मॉरिशस, है ना। ये सारे के सारे यहां पे मिलेंगे। और इसको ईस्टर्न ओशन भी बोला जाता था, लेकिन बाद में इसको भारत के नाम पे ही रखा गया 1515 में ही, क्योंकि वही है ना कि भारत को ढूंढो किसी भी तरीके से। तो ये हिसाब किताब है, बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। तो इसीलिए भारत के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जैसे ज्यादातर दुनिया, जैसे अटलांटिक या फिर पैसिफिक, इन सब की अपनी अपनी फोरम्स है। इंडियन ओशन रीजन हिस्टोरिकली इनके पास ना ही कोई फोरम रही है, ना ही कोई इंस्टीट्यूशन रही है, जिसकी वजह से कोई बातचीत या फिर एक कोऑपरेटिव रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट किया जा सके। जितने भी आइलैंड या जितने भी देश इंडियन ओशन से लगते हैं, कुछ ऐसा किया जा सके। हालांकि इंडो पैसिफिक रीजन की अब बात होने लगी है, अमेरिका कर रहा है, लेकिन कोई प्रॉपर आर्किटेक्चर नहीं रहा है IOR में, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जैसा कि अमेरिका मेडिटेरेनियन सी या फिर आपका स्विस कैनाल या फिर अटलांटिक ओशन या फिर पैसिफिक ओशन को दिया जाता है ना। तो ये हिसाब किताब है। बाकी में तो सेल्फ इंटरेस्ट है, जितने भी हैं भाई। क्यों इजराइल और हमास या फिर गल्फ आपस में भिड़े हुए हैं? सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ रहा नहीं है। और इंडियन ओशन एक तरीके से बहुत ही पीसफुल रहा है। जैसे अटलांटिक ओशन में तो दुनिया का सबसे बड़ा काला अध्याय स्लेव ट्रेड होता है, पैसिफिक ओशन में बहुत सारे वॉर्स हुए हैं, इंडियन ओशन थोड़ा सा शांत रहा है। लेकिन ये एक यूनिफाइड जियोपॉलिटिकल स्पेस है। अब ऐसे देखिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक्रोनिम्स आया है, इसमें अल्फा बहुत, IORA, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, CSC हो गया, लेकिन कुछ खास इससे मदद मिली नहीं। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम अभी तक सब्सटैंशियल मोमेंटम गेन नहीं कर पाया है, ये हमको समझना पड़ेगा। फिर अमेरिका ओरिजिन इंडो पैसिफिक पैराडाइम आया, तो ये ठीक है, पिछले 10 सालों में भारत बहुत बोल रहा है कि ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। लेकिन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है। ये कंसल्टेटिव फोरम है देशों के लिए। जितने भी इंडियन ओशन रीजन में देश है ना, ये सब इसमें आ रहे हैं। हर साल 2016 से इसको हर साल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें बीजेपी का थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन भी शामिल है। और हर कोई जो भी इसमें देश आते हैं इंडियन ओशन में, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो किस तरीके से सागर, अब सागर का मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो भी इंडियन ओशन में छोटे छोटे आइलैंड आते हैं, क्योंकि चाइना बहुत ही अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में इस वर्ड को क्रिएट किया था। मैरीटाइम डिप्लोमेसी इंपॉर्टेंट रहती है, ये चीज है।
तो उस समय एस जयशंकर ने कहा था, किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन बोला कि देखिए, दो ज्योग्राफिक एक्सट्रीमिटीज, एक जगह आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है भयानक, जहां पे पूरा इजराइल गल्फ लोग भिड़े हुए हैं आपस में, और दूसरी तरफ हुतीज रिबेल्स हैं। अब हुतीज रिबेल्स क्या कर रहे हैं, अभी जैसे इन पे हमला हुआ, हुतीज पे बम बरसाए, यमन पे बम बरसाए गए। क्यों बरसाए गए? हुतीज पे इसीलिए बम बरसाया अमेरिका ने, क्योंकि यहाँ से जितने भी शिप जाता है भाई, पूरा का पूरा ट्रेड 90% ट्रेड आपका ओशन से ही होता है, वाटर से होता है, तो उन पे ये हमला करते हैं। ऊपर से जो साउथ चाइना सी में टेंशन्स है वो भी बढ़ती जा रही है, राइट। स्टेटस को चेंज किया जा रहा है चाइना द्वारा। अब चाइना हर चीज पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए एग्रीमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये फोरम बनाई भी गई थी ताकि समझाएं कि इंडियन ओशन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट। आज अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो वही हाल होगा जो पैसिफिक में देशों का हो रहा है, अटलांटिक पे वही सब भिड़े हुए हैं आपस में, और साउथ चाइना सी में हो रहा है। तो जयशंकर ने बोला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंटल, एनवायरमेंटल और मैरीटाइम सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज ये हर किसी को इंपैक्ट करने वाली है ना। डिग्रेडेशन हो रहा है, कोरल रीफ्स मर रही हैं, क्लाइमेट चेंज आपके सामने है। तो 10 एग्जांपल्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए। अब उसमें वही बोला कि देखिए, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं, ये अच्छे वक्त नहीं है, दिस इज इट्स अ टाइम ऑफ ट्रबल, है ना। तो हम बिल्कुल लीडरशिप देंगे जब भी हमको जरूरत पड़ेगी। तो एक लिस्ट दी थी, और जो भी एग्जाम्पल इन्होंने बताए वो एक मैरीटाइम डिप्लोमेसी के तहत काम किया जाएगा। हम किसी पे अपनी चीजें थोपेंगे नहीं। अब इंडियन नेवी जो है वो वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट नेवी है पूरी दुनिया में। अब हो सकता है कि बहुत सब ऐसे सोचे कि यार ये तो इंडियन नेवी का वैलिडेशन है एक तरीके से, कि ये वॉरशिप को यूज करेंगे, क्योंकि भारत ने एक तरीके से देश को यही बताया जो इंडियन ओशन में आते हैं कि हम आपकी रक्षा करने को तैयार है, हम जो भी आप चाहेंगे, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे डेवलपमेंटल हो, हम रहेंगे आपके साथ। तो बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि इंडियन भाई नेवी की प्रेजेंस ये बढ़ा रहे हैं, ये डिबेट हो सकती है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये सही भी है भाई। भारत के जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव हैं, अगर मिलिट्री को एक तगड़ा रोल दिया जाता तो शायद आज चीजें बेहतर होती। हम सबको पता है कि इंडियन ओशन में जैसे चाइना क्या करता है, चाइना अपनी मिलिट्री का यूज कर रहा है, चाइना अपनी नेवी का यूज कर रहा है, चाइना अपनी एयरफोर्स का यूज कर रहा है साउथ चाइना सी या जहां पे भी उसका इंटरेस्ट है। हम नहीं करते, हम अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए कभी भी मिलिट्री पावर का नहीं करते यूज। फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट जो भी हमारे फेवर में रहती है हम नहीं करते, और बोला जाता है कि अगर मिलिट्री को लाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, भारत के ग्रेट पावर एम्बिशन है, ये सबको पता है, और भारत के पास एक मौका भी है इंटरनेशनल लीडर बनने का। जिस तरीके से अमेरिका आइसोलेट बनता जा रहा है, आइसोलेट होता जा रहा है, चाइना का अपने इंटरेस्ट है, चलो लीडर नहीं तो सेकंड इन कमांड तो हो ही सकता है। लेकिन वही है ना कि योगा एंड बॉलीवुड, इस पे रिलाई नहीं कर सकते। हमको अब अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी, हमको मिलिट्री पावर दिखानी पड़ेगी, इंडियन ओशन में दिखानी पड़ेगी। भारत की जो मैरीटाइम डिप्लोमेसी है वो दिसंबर 2004 में उसने अपना, जब ग्रेट एशियन सुनामी आई थी, कितने जैसे श्रीलंका हो गया और अगल बगल के जितने भी छोटे छोटे आइलैंड से बहुत दिक्कत हुआ, घंटे भर के अंदर इंडियन नेवी वहां पे गई, हर किसी को निकाला, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, सबको निकाला, वहां पे सबकी मदद की, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी। लेकिन उसके बाद हम शांत हो गए। लेकिन हाँ, इंडियन नेवी ने एक बहुत बड़ा डीप इंप्रेशन छोड़ा। मालदीव्स में अभी ठीक है इंडिया आउट पे सरकार है, लेकिन अब वहां मोहम्मद मुइजू को भी समझ में आ गया कि भाई भारत को हम दूर नहीं रख सकते। इंडियन नेवी सबसे पहली रिस्पॉन्डर होती है, याद रखिएगा। कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है, सबसे पहले भारतीय नेवी पहुंचती है। ठीक है, तो क्यों ना हम प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बने या फर्स्ट रिस्पॉन्डर जैसे इंडियन ओशन है। तो अभी करना क्या है भारत को ऐसी HADR असिस्टेंस या कुछ ऐसे फंडेड प्रोग्राम चलाने हैं जिससे चीजें बेहतर हो सके, और ये इंडियन ओशन में जितने भी आइलैंड्स आते हैं उनको मदद मिल सके। इससे वो हम पे और ट्रस्ट, हालांकि भारत चलाता है, और ट्रस्ट डेवलप करेंगे। यहां पे इंडियन ओशन या अखंड इंडियन ओशन ऐसे अपनी पावर के दम पे नहीं, पावर तो है ही है प्लस डिप्लोमेसी, 2P PP। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम आती है, डीलेज आती हैं, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बीच में, क्योंकि दो मिनिस्ट्री हैं, एक डिफेंस की अलग है, एक्सटर्नल अफेयर्स की अलग है। अगर एक ही पॉइंट बना दिया जाएगा तो ज्यादा अच्छे से डिसीजन लिए जाएंगे। अभी पता चला एक डिसीजन लेता है, एक रोक देता है, इसे डीलेज होते हैं।
मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस कैपेबिलिटी, MDA जिसको बोलते हैं, ये भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना। अब ये मैरीटाइम डिप्लोमेसी से ही आया है। इंडियन नेवी जो है वो रियल टाइम मल्टीनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक पिक्चर्स शेयर करती है सीशेल्स, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका से, क्योंकि इंडियन नेवी एडवांस है, काफी एडवांस है, तो सब कुछ शेयर कर रही है, ट्रैफिक पिक्चर दे रही है कि भैया यहां से इतना ट्रैफिक आ रहा है, यहां पे इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अपने देशों से। इंडियन नेवी जो है वो अपने आइलैंड नेशंस को मदद भी कर रही है। अभी ज्योग्राफी मानसी मैम क्लास ले रही है समाधान में, तो उसको बहुत अच्छे से कवर भी किया था। पोचर्स की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, स्मगलर्स की प्रॉब्लम रहती है, एरियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, मतलब एक तरीके से हवा पूरा ड्रोन हो गया, या फिर जो हमारे कोस्ट गार्ड हैं वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि जितने भी आइलैंड या जितने भी देश जो इंडियन ओशन से लगते हैं उनको ठीक इंफॉर्मेशन मिल सके। तो एक फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैसेजेस को कन्वे करने के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है, ठीक है। अब वैसे तो दे आर नॉट डिजाइन फॉर दिस रोल, आपको बता दूं, लेकिन हम कर रहे हैं। वॉरशिप्स के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिससे ये डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट बनती है। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो इमर्ज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैरीटाइम डिप्लोमेसी का ही होगा। ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट, सॉफ्ट पावर तो है ही है, बाकी कॉन्फ्लिक्ट को भी ये बचा सकती हैं। खड़ा कर दो वॉरशिप, आ जाओ, तुम कैसे श्रीलंका को या सीशेल्स या मालदीव्स को खत्म कर सकते हो, हमारा वॉरशिप खड़ा हुआ है। भाई यही तो हुआ था 1971 वॉर में, इधर अमेरिकन ने वॉरशिप भेजा, उधर रशिया ने भेज दिया। ये होती है नेवी की ताकत। 1965 में नेवी नहीं हो पाई थी सही से, मतलब उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो 1971 में SM नंदन ने साफ साफ बोल दिया था, एडमिरल ने, कि भैया ऐसा है कि अगर इंदिरा गांधी से बोला था कि इस बार आप नेवी हम इस्तेमाल करेंगे, आप रोकेंगी नहीं, बोला ठीक है, खुली छूट दी। और ये सच बात है, चाहे ऑपरेशन पाइथन हो, चाहे कराची एयरपोर्ट खत्म करना हो, इंडियन नेवी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था 1971 वॉर को जिताने में। तो नेवीज, ब्यूरोक्रेसीज, डिप्लोमेट, स्टेट्समैनशिप, सबको सेम पेज पे आना पड़ेगा ताकि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाई जा सके, तभी अखंड इंडियन ओशन होगा। समाधान बैच में हम इसको बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये GS पेपर 2 पेपर 1 के लिए। थैंक यू सो मच।